बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में तो हम सब पढ़ते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि उनकी सीमाओं पर, उनके किनारों पर क्या हो रहा होता है। आज हम गिनाव वहीं झांक रहे हैं, प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में उन शक्तिशाली राजवंशों की कहानी समझने के लिए जो हाशिए पर फले फूले और जिन्होंने भारत के इतिहास को एक नया आकार दिया। तो हमारी आज की यात्रा हमें ले जाएगी पूर्व में पाल और सेन राजवंशों के पास, फिर वहां से उत्तर के पहाड़ी साम्राज्य कश्मीर और आखिर में उत्तर पूर्व में कामरूप तक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं पूर्वी भारत की तरफ, पाल साम्राज्य को देखते हैं। ये कोई छोटा मोटा राजवंश नहीं था। लगभग 400 सालों तक इन्होंने राज किया और इनका असर सिर्फ लड़ाई के मैदान तक नहीं था, बल्कि शिक्षा और कला में भी बहुत बहुत गहरा था। कहानी शुरू होती है 8वीं सदी के बीच में। बंगाल में उस वक्त कह सकते हैं कि अराजकता का माहौल था, कोई स्थिर शासन नहीं था। और इसी उथल-पुथल के बीच से एक नेता उभर कर सामने आते हैं, गोपाल। उन्होंने न सिर्फ व्यवस्था बनाई, बल्कि एक ऐसे वंश की नींव रखी जो सदियों तक चलने वाला था। उन्होंने अपनी राजधानी बनाई मुंगेर को। और हां, पाल शासक बौद्ध धर्म के बड़े अनुयायी और संरक्षक थे। इसका सबसे बड़ा सबूत, गोपाल ने खुद ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिससे पता चलता है कि उनके लिए ज्ञान और शिक्षा कितने जरूरी थे। वैसे तो हर राजवंश में एक ऐसा राजा होता है जो उसे बुलंदियों पर पहुंचा देता है ना? पालों के लिए वो राजा थे धर्मपाल। उन्हीं के समय में पाल साम्राज्य सही मायनों में एक प्रमुख शक्ति बना। और धर्मपाल की सबसे बड़ी विरासत क्या थी? वो थी विश्व प्रसिद्ध विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये बस कोई ईंट पत्थर की इमारत नहीं थी, बल्कि ज्ञान का एक ऐसा जगमगाता केंद्र थी जहां दूर दूर से विद्वान बौद्ध दर्शन का अध्ययन करने आते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि धर्मपाल के राज में सब कुछ शांति था। उस वक्त नॉर्थ इंडिया पे कब्जे के लिए एक जबरदस्त लड़ाई चल रही थी, एक ऐसा टकराव जिसने उस पूरे दौर की कहानी लिख दी। तो सवाल यह है कि इस बड़ी लड़ाई में कौन कौन शामिल था? इतिहास में इसे कहते हैं त्रिपक्षीय संघर्ष, मतलब 3 तरफा लड़ाई। एक तरफ पाल, दूसरी तरफ गुर्जर प्रतिहार और तीसरी तरफ राष्ट्रकूट। और ये सब लड़ रहे थे कन्नौज शहर के लिए। धर्मपाल ही थे जिन्होंने इस संघर्ष में पालों की कमान संभाली। धर्मपाल का रुतबा इतना बढ़ गया था, सोचिए गुजरात के एक कवि ने उन्हें उत्तरापद स्वामी का टाइटल दिया, मतलब उत्तर का मालिक। और अपनी इसी ताकत और आस्था को दिखाने के लिए उन्होंने विशाल सोमपुर महाविहार भी बनवाया। और पालों का असर सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं था। धर्मपाल के बाद आए देवपाल। उनके जमाने में जावा यानी आज के इंडोनेशिया के एक राजा ने नालंदा में एक मठ बनाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। इससे पता चलता है कि पालों की पहुंच और सम्मान कहां तक था। लेकिन देखिए, इतिहास का नियम है, एक साम्राज्य का सूरज डूबता है तो दूसरे का उगता है। जैसे जैसे पाल वंश कमजोर पड़ा, बंगाल में एक नई ताकत उभरी, सेन राजवंश। इस नए वंश की शुरुआत की सामंत सेन ने, और उन्होंने अपनी राजधानी, अपना शक्ति का केंद्र बनाया नदिया को। लेकिन सेन वंश को एक आजाद ताकत के तौर पर स्थापित करने का श्रेय जाता है विजय सेन को। वो शिव के बहुत बड़े भक्त थे और उन्होंने अपनी आस्था के प्रतीक के रूप में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर भी बनवाया। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है कि सेन राजा सिर्फ योद्धा ही नहीं थे, बल्कि बड़े विद्वान भी थे। राजा बल्लाल सेन ने दान सागर और अद्भुत सागर नाम की 2 महत्वपूर्ण किताबें लिखीं। और कमाल की बात यह है कि अद्भुत सागर को उन्होंने शुरू किया और उसे पूरा किया उनके बेटे लक्ष्मण सेन ने। लक्ष्मण सेन का दरबार तो मानो साहित्य के सितारों से रोशन था, और उन्हीं सितारों में से एक थे महान कवि जयदेव। उन्होंने ही वो अमर रचना लिखी, गीत गोविंद। तो सेन राजवंश की विरासत में 2 बातें बहुत अहम हैं जिन्हें याद रखना चाहिए। पहली, ये उन शुरुआती राजवंशों में से थे जिन्होंने अपने शिलालेखों में हिंदी का इस्तेमाल किया। और दूसरी, लक्ष्मण सेन के साथ ही बंगाल में हिंदू शासकों का दौर खत्म हो गया। चलिए अब पूरब से निकलकर चलते हैं उत्तर की ओर, कश्मीर की खूबसूरत वादियों में।
यहाँ पहाड़ों के बीच भी कई ताकतवर राजवंशों ने राज किया और अपना इतिहास लिखा। इस दौर के कश्मीर के इतिहास को समझना हो तो इन 3 राजवंशों को क्रम से समझना होगा। सबसे पहले कारकोट वंश, फिर आया उत्पल वंश और आखिर में लोहार वंश। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। कारकोट वंश का सबसे बड़ा नाम था ललितादित्य मुक्तापीड। उनकी ताकत और कला की समझ का सबूत आज भी कश्मीर में भव्य मार्तंड सूर्य मंदिर के रूप में खड़ा है। क्या शानदार आर्किटेक्चर रहा होगा। कारकोटों के बाद आए उत्पल वंश, जिसे शुरू किया अवंती वर्मन ने। लेकिन इस वंश की असली पहचान बनी रानी दिद्दा, एक बहुत ही ताकतवर और प्रभावशाली रानी जिन्होंने लगभग 50 साल तक कश्मीर पर हुकूमत की। और फिर आया लोहार वंश। इसके एक राजा थे हर्ष, जो खुद एक जबरदस्त स्कॉलर, कवि और कई भाषाएं जानते थे। तो जाहिर है जब राजा खुद इतना विद्वान हो तो वो विद्वानों की कद्र करेगा, और उन्होंने ही महान इतिहासकार कल्हण को अपने दरबार में संरक्षण दिया। अब सवाल उठता है कि हमें कश्मीर के इन राजाओं के बारे में इतनी बारीक जानकारी कहाँ से मिली। तो इसका जवाब है कल्हण की महान कृति राजतरंगिनी में। ये कश्मीर के राजाओं का पूरा लेखा जोखा है, जो लोहार वंश के आखिरी राजा पर आके खत्म होता है। चलिए अब अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। भारत की उत्तर पूर्वी सीमा पर कामरूप के राज्य में, जो आज का असम है, यहाँ पर पुष्यवर्मन ने वर्मन राजवंश की नींव रखी। एक जमाने में इनका भी काफी दबदबा था, लेकिन आखिरकार इन्हें भी शक्तिशाली पाल साम्राज्य ने अपने में मिला लिया। ये कहानी हमें यही याद दिलाती है कि कैसे बड़ी ताकतें अक्सर छोटी क्षेत्रीय शक्तियों पर हावी हो जाती हैं। तो आज हमने क्या देखा? पालों के शानदार विश्वविद्यालय, सेन दरबार के कवि, कश्मीर के मंदिर बनाने वाले राजा और कामरूप के शासक। इन सब की कहानियों को जोड़कर एक बात साफ हो जाती है कि मध्यकालीन भारत का इतिहास किसी एक केंद्र से नहीं लिखा गया। ये तो इन सभी अलग अलग क्षेत्रीय ताकतों की कहानियों से बुना गया एक खूबसूरत और जटिल ताना बाना है, जिसमें हर किसी ने अपनी विरासत का एक अलग रंग भरा है।